नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस एपिसोड में मैं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के मीन राशि में संचरण की, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि अभी 30 अक्टूबर को काफ़ी समय है, अभी से मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उसके थोड़ा पहले से ही अपना असर देना शुरू कर देते हैं। हर ग्रह के लिए ये जो नंबर ऑफ डेज हैं जब वो दूसरी राशि का प्रभाव शुरू करते हैं, ये अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने अक्सर बताया है मंगल के बारे में कि वो लगभग 7 से 8 दिन पहले अपना असर शुरू कर देते हैं अगली राशि का। सूर्य देव 3 से 4 दिन पहले शुरू कर देते हैं। बृहस्पति देव 1 महीने पहले शुरू कर देते हैं। शनि देव 6 महीने पहले शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार राहु और केतु 1.5 महीने पहले अगली राशि का असर शुरू कर देते हैं। तो 30 अक्टूबर को जो राशि परिवर्तन होगा, लगभग सितंबर के मध्य भाग से ही उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा आप सभी के ऊपर, और आप सभी अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करेंगे। क्योंकि दोस्तों, बड़े जो ग्रह होते हैं उनसे जीवन में व्यापक परिवर्तन आते हैं उनके राशि परिवर्तन से, इसीलिए गोचर का बड़ा महत्व है। शनि का राशि परिवर्तन हो, गुरु का राशि परिवर्तन हो, या राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये जीवन में परिवर्तन लाता है। तो राहु का ये और केतु का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन लाएगा। अब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करते हैं तो शुभ ग्रह है, शुभता की मात्रा में कमी और वृद्धि देखी जाती है विभिन्न राशियों में। लेकिन राहु और केतु जो है वो तो सबसे नटोरियस प्लैनेट्स हैं। बेसिकली प्लैनेट्स नहीं, वो तो छाया ग्रह हैं और बहुत ही रहस्यमयी हैं राहु और केतु। इनको ज्योतिष लोग भी, हम लोग भी समझने में बहुत मुश्किल होती है। कई बार हम लोग भी धोखा खा जाते हैं क्योंकि इतना इनमें वेरिएंस है, इतना वेरिएशन है। और जब ये क्रूर ग्रह, जब ये पाप ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। इसलिए इनको मॉनिटर करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो मैं अभी से बना रहा हूँ ताकि आप अभी से सचेत हो जाएं और सितंबर से ही आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो राहु जो है 30 अक्टूबर को और केतु भी 30 अक्टूबर को, क्योंकि दोनों एक साथ ही मूव करते हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहते हैं। तो 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उल्टा चलते हैं, अभी मेष में है, उल्टा चल के मीन में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार केतु जो है वो तुला से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो बहुत सी राशियों के भाग्यों में परिवर्तन लेकर के ये संचरण आ रहा है। आज इसी की बात करेंगे और देश और दुनिया पे किस तरह का प्रभाव होगा इसकी बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं देश में भी बड़ा क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि राहु और केतु के परिवर्तन के बाद देश में चुनाव भी होने हैं वर्ष 2024 में, और विभिन्न राज्यों के भी चुनाव हैं। इसके अलावा दुनिया में भी युद्ध की विभीषिका एक क्षेत्र में जारी है। यूरोप उससे प्रभावित है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। चीन और ताइवान, चीन और अमेरिका, इनके बीच भी तनातनी और संघर्ष जारी रहता है। इसके अलावा भविष्य मालिका के बारे में जो उसके प्रेडिक्शन है उस ग्रंथ में, जिसमें कहा गया है कि बहुत सारे लोग काल कल्पित होंगे, डैमेज होगा, तो इस तरह की प्रेडिक्शंस का बैकग्राउंड भी है। इसलिए ये राहु और केतु का संचरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राहु मीन राशि में जब जाते हैं तो बड़ा ही परिवर्तनकारी वो समय होता है, क्योंकि मीन राशि में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, राहु का एक नया 18 वर्षों का साइकिल शुरू हो जाता है। जैसा हम जानते हैं पूरी 12 राशियों में 18 वर्षों में राहु संचरण कर पाते हैं, और मेष राशि पहली राशि है, तो मीन राशि में जैसे ही संचरण करेंगे एक 18 वर्ष की नई जर्नी में राहु चले जाएंगे। और ये जर्नी इस बार ऐसे समय में शुरू हो रही है जबकि शनि देव स्वग्रही हैं और
अपनी पूरी मजबूती से मुस्तैद हैं, कर्म के मालिक हैं। जो जिन्होंने गलत काम किया है पास्ट में, उनको दंड देने के लिए पूरे रूप से उद्यत हैं। बृहस्पति देव भी नई जर्नी उन्होंने भी शुरू की हुई है और मेष राशि में बृहस्पति देव का संचरण है। तो महत्वपूर्ण समय है, एक ऐसा समय जब इतिहास जिसकी आधार पर लिखा जाएगा, ऐसी घटनाएं होंगी जो इतिहास को बनाने वाली होंगी, जिससे इतिहास बनेगा और दुनिया के लिए ये एक नई इबारत ये समय लिखेगा। और इसको लिखने में मीन राशि के राहु का बड़ा ही योगदान रहेगा, क्योंकि मीन राशि समंदर की राशि है। मीन राशि राशि चक्र 12 राशियों में काल पुरुष की कुंडली में 12वें नंबर की राशि है, जो कि भोग की भी को भी रिप्रेजेंट करती है, मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करती है, विदेश को भी रिप्रेजेंट करती है और खर्च को भी, व्यय को भी रिप्रेजेंट करती है। तो जैसा आप जानते हैं कि राहु जहां भी बैठ जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, वो एकदम से ऊपर चढ़ा देते हैं। और जब भोग के भाव में, मोक्ष के भाव में, विदेश के भाव में और खर्च के भाव में राहु जाएंगे तो इन सभी चीजों में व्यापक वृद्धि होगी। सारी दुनिया भोग के पीछे भी भागती हुई नजर आएगी और मोक्ष की तरफ भी भागती हुई नजर आएगी, यानी कि आध्यात्मिक चीजों में बहुत उन्नति देखने को मिलेगी और भौतिक सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं उसमें भी व्यापक उन्नति देखने को मिलने वाली है अगले 1.5 वर्षों में, और जिसका समय स्टार्ट हो जाता है अगले महीने से। तो भोग और मोक्ष के साधनों में, यानी कि भोग के तो साधन होते हैं, मोक्ष का साधन क्या है? मोक्ष का साधन है ध्यान, आध्यात्म, धर्म। तो इन सभी चीजों में वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। विदेशों के आपस में व्यापार बढ़े चढ़े दिखेंगे। कुछ कंट्रीज का जो बाउंड्री है, जैसा कि जर्मनी की बाउंड्री हटा दी गई थी, उस तरह की घटनाएं फिर से हो सकती। कोई दो देशों की बाउंड्री जो है हटा दी जाएगी, या किसी एक देश का बहुत बड़ा भाग दूसरे देश में सम्मिलित हो जाएगा। इस तरह की घटनाएं भी मीन राशि का राहु कराएगा। इसके अलावा खर्च की अधिकता रहेगी, और खर्च की अधिकता का तात्पर्य है कि खर्च जो है अपने से भी किया जाता है और लॉसेस में भी होता है। तो प्राकृतिक घटनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसमें लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और मीन राशि समंदर की राशि है, उसमें राहु का आना समुद्र की जो गतिविधियां हैं उसमें व्यापक परिवर्तनकारी होगा। जैसा कि समुद्र के तल के बढ़ने का प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग। पर्यावरण की जब भी बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र जो है वो अपनी मर्यादा को पार करेगा। समुद्र की ऊंचाई, पानी का लेवल जो है वो बढ़ेगा और जो तटीय क्षेत्र हैं, किनारे के क्षेत्र हैं या जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसमें डूब जाएंगे। इस तरह का खतरा इस मीन राशि के राहु में निश्चित रूप से बना हुआ रहेगा और आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं अगले 1.5 वर्षों में आपको दिखाई दे सकती हैं। तो ये खतरे हैं जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, उनको बहुत सावधानी की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देश को, दुनिया को, सरकारों को इस मामले में अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण के मामले में 1.5 डिग्री का टेम्परेचर राइज अभी हो चुका है ग्लोबली, और अगर वो 2 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तो समुद्र के किनारे के जो सारे शहर हैं और जो द्वीप हैं, जो देश हैं, उनके डूबने का पूरा पूरा खतरा है। तो ये जो समय है दोस्तों, इन मामलों में देश और दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ने वाला होगा, और जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। एक और बात है जो कि समुद्र की राशि यानी कि मीन राशि में राहु के संचरण से उत्पन्न होती है कि जहां जहां भी समुद्र के किनारे जो देश हैं और जिनमें टेंशन है, जैसे कि खासकर चीन और ताइवान वाला मामला है, ये मामला भड़क सकता है, बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस समय पर समुद्री जो कन्फ्रंटेशन साइट्स हैं वहां पर कन्फ्रंटेशन
बढ़ने का पूरा पूरा खतरा मीन राशि के राहु में सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि विश्व युद्ध की तरफ हम और एक कदम इस समय में आगे दुनिया बढ़ जाए। ये थी बात दोस्तों देश और दुनिया की। ये बड़ा व्यापक परिवर्तन है, इस पे कई वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो अभी इस वीडियो में जनरल टॉक्स में इतना ही रखता हूं मैं। चुनाव के बारे में जरूर कुछ टच करना चाहूंगा। और चुनाव की बात यह है कि मीन राशि में राहु जो है वो राजनीति के कारक है। राजनीति करने वाले ग्रह कौन है? राहु ही है। राहु ही राजनीति में सफलता असफलता देते हैं। और राहु जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देश में जो चुनाव हो रहा है उसका जो बैलेंस है वो चेंज होगा। अभी जो जिस तरह का बैलेंस है चुनावों में वो चेंज होने का पूरा आसार मुझे दिखाई देता है। और गोचर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मिथुन लग्न वृश्चिक राशि है उनकी, और राहु का संचरण उनके लिए सकारात्मक है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है मीन राशि से गवर्न होती है और उसके लिए भी उन्हीं की राशि में राहु आ रहे हैं, तो उसके लिए भी पद और रुतबा बढ़ाने वाला ये समय है। तो दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए अच्छा समय है। अब इसकी विवेचना के लिए मैं आपको छोड़ता हूं, आप इसकी विवेचना करिए। आइए अब आपकी राशियों की बात करते हैं कि आपकी राशियों पे, और ये सिर्फ मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, इसमें लग्न आप ना सम्मिलित करें। एक एक राशि की मैं बात करूंगा, चंद्र राशि की बात करूंगा। आप अपनी राशि का फल सुनिए और उपाय भी बताऊंगा लास्ट में, तो उपाय भी आपको करना जरूरी है। माफ कीजिएगा। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि सबसे पहली राशि है और अभी राहु वहीं बैठे हैं, वहां से 12वें भाव में राहु का संचरण होगा। और 12वें भाव में राहु का संचरण कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब है कि ये वाद विवाद बढ़ाने वाला होगा, खर्च बढ़ाने वाला होगा, अचानक हॉस्पिटलाइजेशन, जिनके लिए रोग जिनको ज़्यादा होते हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन ये करा सकता है। इसके अलावा अचानक व्यय होना, मानहानि होना, अगर आपका कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको सजा वगैरह होने का भी खतरा है। तो मेष राशि के लिए, जिनकी चंद्र राशि मेष है, उनके लिए ये संचरण कुछ खास अच्छा नहीं है। उनको उपाय करना होगा और ये उपाय लास्ट में बताऊंगा, आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। वृषभ राशि के लिए 11वें भाव में राहु का संचरण उनके लिए धर्म कर्म में वृद्धि कारक होगा। उनकी धार्मिक यात्राएं होंगी और धार्मिक यात्राएं वो करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन संतान के मामले में ये थोड़ा कष्टप्रद रहता है राहु का संचरण। तो संतान के लिए ये कष्टप्रद है। मित्रों से आपकी अनबन हो सकती है, मित्र से धोखा भी मिल सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये मिला जुला है। धार्मिकता उनके अंदर बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं वगैरह करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा मित्रों से असहयोग और संतान के लिए कष्ट की स्थितियां रहेंगी। मिथुन राशि के लिए 10वें भाव में राहु का संचरण काफी सकारात्मक है। उनके लिए भी आध्यात्मिक उन्नति का दौर चलेगा, साथ ही पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला ये समय होगा। शत्रु हालांकि उनके बढ़ेंगे, इस समय में शत्रुओं में वृद्धि होगी, ये आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की भी लग्न जो है वो मिथुन है, तो शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, यानी कि शत्रुओं का भी बल बढ़ेगा। लेकिन मिथुन वालों का बल जो है वो भी बढ़ा चढ़ा रहेगा, उनका भी प्रभाव भी बढ़ने वाला है। इसके पश्चात कर्क राशि के लिए ये समय काफी सकारात्मक रहेगा। स्थायी उन्नति कारक ये समय रहेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रमोशन वगैरह स्थायी जो आपको मिलता है वो आपको प्राप्त होगा और भाग्य में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा वगैरह आप करना चाह रहे थे, विदेश में कोई आप अपना काम आगे बढ़ाना चाह रहे थे, वो आगे बढ़ जाएगा। हायर स्टडीज जो लोग कर रहे हैं उसमें कुछ अड़चन जरूर आ सकती है,
लेकिन वो अड़चन दूर हो जाएगी और आपकी हायर स्टडी कंप्लीशन पे आ जाएगी। तो राहु का ये संचरण कर्क वालों के लिए काफी सकारात्मक है। इसके पश्चात सिंह राशि के लिए अष्टम स्थान में राहु का संचरण धन को तो बढ़ाएगा, कार्यों में सफलता देगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में गंभीर संकट की स्थितियां पैदा कर सकता है। आत्मविश्वास आपका गिर सकता है, कई बार डिप्रेशन की स्थिति भी आ जाती है, तो इसके मामले में सावधान रहें। कर्क राशि के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि चूंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके राहु की दृष्टि आपके चंद्रमा पे रहेगी, इसलिए सफलताओं के बावजूद भी आपको टेम्परामेंटल इश्यूज रहेंगे, मन खराब रहने की समस्या कर्क राशि को झेलनी पड़ेगी। सिंह राशि के लिए मैंने बताया स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से सावधानी रखना है, उपाय आपको भी करना पड़ेगा। संचित धन आपका इकट्ठा होगा आपका, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह कुछ आपको सिंह वालों को मिल सकती है। कन्या राशि के लिए ये जो संचरण है ये यश और मान को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं उसमें कुछ जो रुकावटें चल रही थी उसको भी ठीक करने वाला होगा। सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने मन का ध्यान रखना है। पेट की तकलीफ आपको हो सकती है, पेट से संबंधित रोग आपको परेशान करेंगे, साथ ही मन भी आपका खराब रहेगा। तो ये दो समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी, लेकिन बाकी फिजिकल वर्ल्ड में चीजें अच्छी ही होंगी। तुला राशि के लिए छठवें भाव में राहु का संचरण कोई लंबे अवधि के रोग पैदा कर सकता है। कार्यों में आपके अड़चन बाधा आएगी, शत्रु उत्पन्न होकर के नष्ट होंगे, शत्रु बाधा दूर होगी। आपका जो सैलरी हाइक वगैरह है उसमें उस वृद्धि में रुकावट आ सकती है, तो इसके लिए आप सावधान रहें। और तुला राशि के लिए यह संचरण चैलेंजिंग रहने वाला है, तो तुला राशि को भी उपाय करने की जरूरत है। इसके पश्चात वृश्चिक राशि के लिए ये लाभ को बढ़ाने वाला होगा। खास करके शेयर बाजार वगैरह में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए अगर उनकी दशाएं वगैरह अच्छी हैं तो उनको कुछ फायदा मिल सकता है इस संचरण का। इसके अलावा आपके लिए प्लानिंग काफी अच्छी होगी। राजनीति में जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनको भी लाभ होगा, राजनीतिक बुद्धि उनकी काफी बढ़ी चढ़ी रहेगी, तो राजनीति में लाभ देने वाला समय है। धनु राशि के लिए ये जो समय है ये चौथे भाव में राहु का आना विवाद को जन्म देता है। वाहन चलाने में सावधानी रखना चाहिए आपको। परिवार में विवाद हो, माता को कष्ट हो, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। आपके लिए काफी चैलेंजिंग है, आपको उपाय करने होंगे। इसके पश्चात मकर राशि के लिए तीसरे भाव में राहु का संचरण काफी सम्मान कारक है। आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सफलता भी आपकी बढ़ेगी, तो काफी अच्छा समय आपके लिए है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा ये समय, और आपको आपका जो इच्छित कार्य है वो पूर्ण होने में ये मदद करेगा। तो ये अच्छा समय आपके लिए राहु का संचरण लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के लिए दूसरे भाव में राहु का संचरण कहीं ना कहीं आपके लिए धन को खर्च कराने वाला होगा, वाणी में दोष पैदा करने वाला होगा। आपके लिए ये स्वास्थ्य को भी जो है परेशानी स्वास्थ्य में भी लेके आएगा, तो आपके लिए ये समय अच्छा नहीं है। आपको भी उपाय करने की जरूरत है विशेष करके, और परिवार में आपके कुछ परेशानियां आ सकती हैं, तो उसके लिए भी सचेत रहने की जरूरत है। अंतिम राशि, जिस राशि में ही राहु आ रहे हैं, मीन राशि, तो मीन राशि में जब राहु आएंगे तो आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे। हालांकि चूंकि चंद्रमा के साथ आएंगे तो आपके मन में जो है भावनात्मक पहलू आपका काफी कमजोर रहेगा, आप परेशानी में ज्यादा रहेंगे, आप चिड़चिड़ेपन से परेशान रहेंगे। वृश्चिक के लिए भी यही चीज है। वृश्चिक राशि के लिए भी पंचम दृष्टि जो है वो नवम दृष्टि आपके चंद्रमा पर पड़ेगी राहु की, तो आपको भी टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स रहेंगे, मन खुश नहीं रहेगा। मीन राशि का मन खुश नहीं रहेगा, हालांकि उनका प्रभाव बढ़ेगा, समाज में रुतबा बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जो यंग लोग हैं मीन राशि के, उनको कुछ वाइसेस यानी कि कुछ बुरी आदतें इस समय पर लग सकती हैं, तो उनको सावधान रहना है। कुंभ वालों को भी बुरी आदतें लग सकती हैं, उनको भी सावधान रहना है। तो ये थी 12 राशियों की बातें। अब चूंकि राजनीति
में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और चुनाव भी लड़ेंगे, तो उनके लिए इन जनरल मैं राजनीति में किसके लिए अच्छा है मैं बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मिथुन के लिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए राजनीति में लंबी बड़ी सफलता कारक ये राहु का संचरण होगा। कर्क राशि के लिए बड़ी सफलता कारक ये संचरण होगा। इसके अलावा कन्या राशि के लिए भी सफलता कारक होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राजनीति में बड़ी सफलता कारक होगा। मकर राशि के जातकों के लिए राजनीति में बड़ी सफलता ये दिलाएगा और मीन राशि के जातकों को पूरी तरह से राजनीति से जोड़ते हुए बड़ी सफलता ये दिलाएगा। तो इन राशियों के लिए राजनीति में बड़ी सफलता है और उनको इसका लाभ उठाना चाहिए यदि वो चुनाव वगैरह लड़ना चाहते हैं। तो अब आइए उपाय की बात जल्दी से कर लेते हैं। दोस्तों, राहु के तो बहुत सारे उपाय हैं और लेकिन मैं ऐसे उपाय बताता हूं जिसको मैंने अपने ज्योतिषीय जीवन में आजमाया है लोगों पर और पूरी तरह से 100% सही पाया है, खरा पाया है और लाभ मिलता हुआ मैंने देखा है स्पष्ट रूप से, और जो कि सस्ते उपाय भी हैं। तो इस दृष्टिकोण से 2 चीजें उपाय करने में आपको ध्यान रखना होगा। पहला तो आपकी दशा अंतरदशा क्या जा रही, जो भी फल मैंने बताए हैं वो दशा अंतरदशा का उस पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आपकी राहु की ही दशा चल रही है, कि राहु की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव होगा राहु के संचरण का। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो ज्यादा प्रभाव होगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के ही साथ है यानी कि ग्रहण दोष की स्थिति है तो भी आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव होगा। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं आपकी कुंडली में तो जो उपायों का जो सिलसिला है उसमें ज्यादा उपाय आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले सुनिए कि क्या क्या उपाय हैं। सबसे सीधा सरल सच्चा उपाय है राहु का शांति मंत्र का जप करना और राहु के कवच का पाठ करना। राहु का कवच भी उपलब्ध है इंटरनेट पे, आप उसको रोज पढ़िए, राहु के शांति मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे राहु की जो बाधा है वो दूर होती है, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि राहु की शांति के लिए आप सफेद चंदन की माला गले में धारण कर सकते हैं या सफेद चंदन की लकड़ी जो है वो गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपको विशेष रूप से लाभ होगा, राहु का दोष दूर होगा। तो ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है कि आप काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं हर शनिवार को भिखारी को। उससे आपको राहु की शांति होगी, राहु के दोषों से मुक्ति मिलेगी। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय है कि आप भोलेनाथ जी के यानी कि शिवलिंग पर, अगर खास करके आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में राहु है तो आपको शिवलिंग पर चांदी के सर्प को जो है चढ़ा देना चाहिए, स्थापित कर देना चाहिए। चांदी का सर्प शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन आप शिवलिंग पे समर्पित करें और उससे आपके राहु के दोषों का शमन होगा। पांचवा उपाय है कि अपने वजन के बराबर का कोयला आप जल में, बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। इससे भी राहु के दोषों का शमन होता है। और छठवां उपाय है, अगर आपको काफी गंभीर समस्या है राहु की, जैसे कि चंद्रमा राहु से पीड़ित है, अभी फिर से चंद्रमा राहु से पीड़ित होने वाला है आपका, जैसे कि मैंने 5 राशियों में बताया कि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो आप राहु का शांति मंत्र का जप अनुष्ठान करा सकते हैं। 18,000 या 72,000 मंत्र संख्या के साथ इसका अनुष्ठान होता है, हवन होता है। तो वो सब आप करा करके और अपने राहु की शांति करा सकते हैं। तो ये सभी उपाय हैं दोस्तों। जितनी आपकी जिस लेवल की समस्या हो उस लेवल का आप उपाय करें। बढ़ते क्रम में मैंने उपायों की गंभीरता को बढ़ाते हुए आपको उपाय बताए हैं। तो जिसको सबसे ज़्यादा समस्या है वो 6वें नंबर का उपाय करे, 5वें नंबर का उपाय करे, और अगर जिसको कम समस्या है वो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
राहु और केतु के संचरण का आपकी लग्नों पे क्या प्रभाव होगा, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। राजनीतिक परिवर्तन क्या हो सकते हैं, इस पे भी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी इस राहु और केतु के परिवर्तन पे और कई वीडियो आएंगे, उनका इंतजार कीजिए। हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।